Guys, we are live. Welcome back, Akash, on my podcast. थैंक यू And ब्रो. last time हम लोगों ने बहुत सारे topics we discussed, and I mean like उनको हम लोग उतने depth में नहीं जा पाए थे last time. But this time I'm gonna touch base on all of them, like international students हमारे Canada में आते हैं, immigration, politics, especially Canada and US, and this is gonna be more centric to our Indian students क्योंकि इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं. या तो क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी इस टाइम पे स्थिति है, लाइक व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक हियर. लाइक बहुत अच्छी बात है, हम दोबारा इसको कर रहे हैं. पहला पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करा, उसके अंदर थोड़े से अपने लाइफ के ग्लिम्सेस लेते हुए और हमने करा. एंड लाइक हमको भी ये चीज़ लगी कि यार हमने बहुत चीज़ों को कवर करा, क्यों ना कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पे बनाया जाए जिससे कि लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम सप्लाई कर सकें अपनी तरफ से. और आई थिंक वो एक ज़्यादा सेंस बनाएगा चीज़ों के ऊपर लेकर के. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या सिचुएशन है सेमिनार स्टूडेंट्स को लेकर के, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं कि क्योंकि जनरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चाइना, इंडिया, जो अपनी सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट जिसे मैं कहता हूँ, मेजरली वहाँ से आते हैं. तो सिचुएशन पे आपने बात करी, करंट सिचुएशन स्टूडेंट, अगर मैं वर्ड को अंडरलाइन करके चलूँ, बहुत फेवरेबल है. किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एंट्री इनटू कनाडा. आना इस समय बहुत आसान है, जॉब मिलना मुश्किल है, स्पेशली एज अ स्टूडेंट जो आपकी इनटेक्स आ रही हैं. ये प्रॉब्लम अभी तक ऐसा था कि केवल स्टूडेंट्स के फिट करती थी. अब ये प्रॉब्लम वर्क परमिट होल्डर्स तक जा रही है. अब इसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ता जा रहा है. अब स्टूडेंट्स की बात, क्योंकि आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स पता, सिचुएशन हम कैसे देखते हैं कि भाई क्या पैरामीटर्स होते हैं सिचुएशन के. पहले होता है कि एनुअल टारगेट्स, कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने में कोई मुश्किल होगी, गवर्नमेंट कोटास की तरफ से कितने बुलाना चाहते हैं, उनका जो प्रॉपर हिसाब है. नंबर 2, सीट्स एंड अवेलेबिलिटी, लाइक क्या कॉलेजेस ढंग से हैं, सब चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या स्थिति है. थर्ड आपका हो गया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, कि वो आने के बाद उनका अपना लिविंग कॉस्ट हो गया, उनका अपनी जॉब पर्सपेक्टिव हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया. नंबर 4 है सोशल फाइबर, मैं जिसको कहता हूँ कि सामाजिक या फिर जो और परिस्थितियाँ. इन 4 टर्म्स में हम इस पर बात करते हैं. सबसे पहले बात कोटा आने को लेकर के. आज स्टेटमेंट आई है, आज स्टेटमेंट आई है. मैं आपको ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपके चैनल पे हम ये ब्रेक कर रहे हैं इस न्यूज़ को. जिन लोगों ने देखा उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें अब आपके चैनल से देखो सीधा एक खबर निकलेगी. कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर, जिन्होंने शॉन फ्रेजर को, अभी जो नए मिनिस्टर आए हैं जिनको रिप्लेस करा है, जो कि क्यूबेक से आते हैं, पहले इंडिजिनस अफेयर्स के मिनिस्टर थे वो. जितने भी इंडिजिनस अफेयर्स थे वो उसको देखते रहे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, वहाँ से उनके बहुत इंटरव्यूज में देखे. उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, इस साल 2023 के अंदर इमेजिन करिए कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा वेलकम करने वाला है. हाईएस्ट अराउंड 500K, 900K. सीरियसली 9 लाख लोग, 9,900,000 स्टूडेंट्स इस साल कनाडा एंटर करेंगे टिल दिसंबर. मतलब ये आप बोल रहे हो कि 900,000 वीज़ाज ऑलरेडी उन्होंने दे दिए हैं, देंगे एंड ऑफ द ईयर तक. मतलब okay. ओवरऑल दिसंबर तक इतने बच्चे कनाडा के अंदर होंगे एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट 1 मिलियन. आई मीन थोड़ा इसके बारे में बताओ कि यार ये आ जाएंगे, बट हाउ इज़ गोना अफेक्ट द इकोनॉमी, क्योंकि आप अब देख ही रहे हो कि ये स्टूडेंट्स आता है तो इट्स नॉट कि वो सिर्फ जीआईसी लेके आ रहा है, उसको जॉब भी चाहिए, ही नीड्स हाउसिंग, उसको खाना भी खाना है, ग्रोसरी प्राइसेस आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो थोड़ा इसके बारे में मुझे बताओ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली जो इंडिया से आते हैं उनके लिए ये जो कंडीशन फेवरेबल है, गिवन दैट कि वीज़ाज मिल रहे हैं, बट क्या उनको खुद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था, इकोनॉमी. जब हमने इसको 4 पार्ट्स में बांटा था, पहला के जवाब हो गया आना है, दरवाजे खुले हैं, 900K है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, कैश काउस. कैश काउ का मतलब होता है कि बेसिकली एक आपको पैसा देने वाली गाय, जैसे गाय दूध देती है वैसे बच्चा पैसा देता है कंट्री को. 900K को लेकर आने के पीछे भी लॉजिक है कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इसका दूसरा इल इफेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. उस पर हम आएंगे दूसरे बाद में. चलिए, अब आपने पूछा कि वो आ तो गए, फिर कैसे जीआईसी के बाद जो पेमेंट उन्हें लेकर के आते हैं. कनाडा में आना बहुत आसान है, सस्टेनेबिलिटी में इस समय थोड़ी दिक्कत आ रही है. जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जीआईसी का सिस्टम देखो, आपने बेसिकली 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, अबाउट 6.1 लाख, 6.2 लाख के अराउंड होता है, आपने उतने इन्वेस्ट करा. आपको मोटा मोटा अगर आपका CIBC है 730, अगर आपका स्कोशिया है 680 समथिंग, आपका मंथली पेमेंट आता है अंटिल अगस्त, लाइक 11 महीने का आता है, कि फर्स्ट में आपको 2,000 मिलता है.
आप उसके दम पे कुछ नहीं कर सकते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स अ क्वेश्चन। वो आपकी एक्स्ट्रा सेविंग है कि वो आपका पड़ा रहेगा ऑन अ रेनी डे। कई बच्चे, कई क्या, मैंने अधिकतम बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि उसका भी पार्शली यूज़ कर लेते हैं, तब उनके पास 100-200 की सेविंग बचती है। मतलब इनकम प्लस 600 उसमें से आपने यूज़ करा, रिमेनिंग बैलेंस आपकी सेविंग है। बच्चे पेचेक टू पेचेक यहाँ जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक हार्श रियलिटी है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। कनाडा के अंदर इस समय एम्प्लॉयमेंट फेवरेबल नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। और आपको जो भी कोई यूट्यूब चैनल पे कोई भी आपको ब्लॉग्स में कोई इमिग्रेशन काउंसलर आपको दिल्ली के कहीं बैठा करके आपको बढ़िया ज्ञान दे रहा हो तो विश्वास ना करें। हम ग्राउंड पे हम बैठे हैं, हम आज नहीं आए कनाडा। राइट। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। अब इसमें एक लॉजिक आता है, भाई मिलने वालों को तो मिल जाती है, मैं मानता हूँ, बट प्रपोर्शन कितना है? उनका क्या जिन्हें नहीं मिली, जिनको नहीं मिली। बात ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि भाई महामारी वाली अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर है। यस, आप इसका एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक बहुत वीडियो पॉपुलर हुई थी, जिन लोगों ने देखी हो ना देखी हो, ब्रैम्पटन मॉल या फिर मिसागा स्क्वायर वन मॉल, दोनों में से कोई एक था, आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर। आउटसाइड द मॉल देयर वाज अ क्यू ऑफ ओवर, imagine 500 meters in plus. So it's very outside there, like 500 मीटर लंबा से ऊपर क्यू था। क्या वैकेंसी थी? एक सिक्योरिटी गार्ड की। और अब इसमें मजे की बात अभी आपने पकड़ी नहीं, जिन लोगों को नहीं पता, अब इंडिया में कह रहे हैं अरे यार बताओ सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतनी लाइन लग गई। अब इसमें एक और है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कौन कर सकता है? इंटरनेशनल नहीं, लाइसेंस होल्डर। लाइसेंस होल्डर्स। इट मीन्स कि वो सारे लाइसेंस होल्डर थे। तो जो नॉन लाइसेंस होल्डर जनरलाइज जॉब में जाते हैं उनका क्या? अरे अगर एक लाइसेंस जॉब में जिनको करने वाली, उनके पास जो कोई लाइसेंस खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले। एग्जैक्टली। तो भाई लाइसेंस होल्डर जनरली कम होते हैं ना। राइट। अब मान लो भाई 10 लाख खड़े, कितने सिक्योरिटी लाइन कितना होगा? 2 लाख के पास होगा। अगर 2 लाख में इतनी लंबी लाइन लगी है, इमेजिन 8 में कितनी लगी होगी। तो इसका मतलब जो जॉब्स ब्लू कॉलर लाइक की पर्सपेक्टिव की बात टिम्स हो गया, मैकडी हो गया, इनमें तो फिर एकदम ही। अब आप ये बताएं, पता है कई लोग वो वीडियो देख करके, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आधी जानकारी खराब होती है। आपके चैनल पे हम ये कह रहे हैं साहब, आप वो वीडियो देख के स्थिति खराब समझ रहे हो, आपने उसके अंदर का रूट नहीं समझा। वो एक लाइसेंस जॉब है, इंडिया की तरह नहीं कोई भी चौकीदारी कर लेगा जा करके। भाई साहब इसमें आपको सिक्योरिटी लाइसेंस, आपका एग्जाम 50 चीज़ें होती हैं, फिर आप आते हो और इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है। जनरलाइज जॉब तो है नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे एग्जाम्पल दिया टिम्स और मैकडॉनल्ड्स का हुआ, इनमें क्या हालत चल रही है? हायरिंग सब में हो रही है। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली बात, बच्चे को ले रहे हैं मिनिमम वेजेस पे, उससे ज़्यादा नहीं देते ये लोग जनरली। प्रॉब्लम ये है कि काम निकलवा रहे हैं शायद $30 पर आवर का। भाई साहब कुत्तों की तरीके से काम निकलवा रहे हैं, पार्डन माई लैंग्वेज, बट ये सच है। नंबर 2, इनके ऊपर पर वैकेंसी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है साहब, एक टिम्स में कैशियर की जॉब निकली, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने? क्या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स केवल 10-15 है? साहब 150 से ऊपर ऑन एन एवरेज। तीसरी बात, रेफरेंस। एक जॉब निकली, मैं वहाँ मान लो टिम्स में टीम लीड हूँ, मेरे को मेरा एक दोस्त है, मैं कह रहा यार इसको लगा दो, हाँ लगा दो, क्योंकि जनरली फ्रेंचाइजी ओन्स होते हैं, कॉर्पोरेट ओन नहीं होता है। राइट। फ्रेंचाइजीज क्या होती है, मतलब आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, आप ओनर बन गए। अब मान लो तुम्हारे नीचे बंदा काम ने बोला भैया मेरा एक दोस्त है यार लगवा लो, यार चल ठीक है यार वैकेंसी निकाली, ला बुला ले, आधी वैकेंसी वहाँ खत्म हो गई, रेफरेंस है आपकी वहाँ भी वैकेंसी। अब अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ा, ये सिस्टम है। अनएम्प्लॉयमेंट को लोग, मुझे नहीं पता क्यों, दिमाग नहीं लगाते। जितने यूट्यूबर्स आपके बैठे हैं, जितने आपके इमिग्रेंट, आपके जितने कंसल्टेंट बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उनका मीनिंग क्या होता है कि साहब जॉब ना लगाना एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के लेयर्स हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एक अनएम्प्लॉयमेंट हो गई कि साहब जॉब लग नहीं रही, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है? जॉब्स अवेलेबल है, लोग फिलअप नहीं कर पा रहे, वाई? रेफरेंस कल्चर उसमें फंस जाता है आकर के। मैं अपने किसी दोस्त को, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं अपने किसी जानकार को, किसी अपनी सहेली को मेरे को लगाना है, और उसके चक्कर में उसके अंदर टैलेंट नहीं है, मेरे रेफरेंस से वो आ गई, तो काम मेरा तब भी ख़राब हो रहा है, लेकिन जॉब पे मैंने रख लिया। इससे क्या होता है? परफॉर्मेंस ख़राब होती है रेस्टोरेंट की, क्वालिटी ख़राब होती है, क्वालिटी फूड ख़राब होती है, मैंने रख ली। क्योंकि भाई हर चीज़ को केवल असेंबल करना काम नहीं है, तरीका उसका एक काम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे तीसरा फैक्टर आता है वो होता है एक्सपीरियंस। अब आप स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अच्छा, कई लोग आते हैं, और मैं एक्सपीरियंस के साथ मैं प्राइड भी मानता हूँ थोड़ा, लेट्स डिग डीप इनटू इट। एक्सपीरियंस और प्राइड, फॉल्स ईगो कहाँ आता है? इंडिया में मान लो भाई कोई बंदा IT मैनेजर था, 2 साल 3 साल, मतलब भाई साहब 1-2 लाख के पैकेज पे बैठा था।
उसने सोचा कनाडा चलते हैं, FSWP में अप्लाई नहीं करा, उसने बोला स्टूडेंट चलेंगे, पॉइंट्स में भी नहीं बन रहे होंगे, CC में आना था, एक्सपीरियंस क्लास में आना था, इस पर भी बात करेंगे सब क्या होता है आगे, उसके बाद इसमें आना था, वो आ गया। अब वो कह रहा है कि मैं टिम्स में जॉब करूँगा, ईगो आ जाती है ना, ईगो, मैं कैशियर बनूंगा। यार मैं भाई मेरे नीचे 10 बंदे काम करते थे, IT मैनेजर, 3 लाख का पैकेज था इंडिया में मेरा, पर मंथ 3 लाख कमाता था, ये ऑडी भी मैं बस में जाऊँगा। ईगो आ गया, फिर वो बोलेगा जॉब नहीं मिल रही, अब वो अप्लाई किस पे करेगा, IT असिस्टेंट, IT में, अबे कौन इंटर्न स्टूडेंट को ले रहा है, 20 तो लिमिट है तुम्हारे ऊपर। अब जी 7 अक्टूबर के बाद तो जितने सब में इंडिया की लिमिट है, मतलब बेसिकली जनवरी इनटेक, मई इनटेक, सितंबर इनटेक, सब 20 साल की लिमिट पर आ रहे हैं। मोस्टली कोई भी IT कंपनी है, दे ऑलमोस्ट लुक फॉर अ फुल टाइमर, राइट, उन्हें फुल टाइमर चाहिए। और जब आप निकल करके आते हो फुल टाइम में, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ होती है। अब आपने बोला चलो मैंने कॉलेज कर लिया, फिर भी मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि जब आप निकल करके आते हो आपके पहले भी कितने हज़ार लोग बैठे हैं, राइट। तो वो ऑलरेडी क्यों इतना बढ़ चुका है कि जॉब्स उतनी क्रिएट हो नहीं रही हैं, एंड लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि इट्स रियली हार्ड, मुश्किल है एम्प्लॉयमेंट, इसको टच पॉइंट करना मुश्किल है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि एक सेंटेंस में कह देना कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है गलत है, इसको समझना ज़रूरी है लेयर्स में, जैसे हमने इस वीडियो में ब्रेक डाउन करा है। मे बी आपके व्यूअर्स को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, फिर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। मैं उनको ये कहने का रीज़न है कि समझो आप किस में आ रहे हो। केवल मुँह फाड़ के कह देना कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या होता है तो पता है किसी बात कैसे है। जैसे हमने अभी कम से कम 4 से 5 लेयर में इस समय हमने बात करी, कितनी इन्फॉर्मेटिव हमने जानकारी दी आपके व्यूअर्स को कि भाई ऐसे ऐसा नहीं लगे, हमने देखा है ये चीज़। अब तीसरा सवाल खड़ा होता है तो फिर भाई आना क्यों है अगर इतना ख़राब चल रहा है तो। नहीं, कनाडा के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये लंबे समय तक नहीं चलता, साइकिल रिवाइज होती रहती है। मतलब अभी ख़राब है, एक टाइम आएगा फिर एक बूम पकड़ेगा, फिर इकोनॉमी एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे डाउन चल रहा है, तो अगर आप ये सोच के ना आओ कि साहब बहुत ख़राब है, पूरी दुनिया में कहाँ ठीक है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस के अंदर, यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 के अंदर। आप इसके ऊपर आई थिंक द मनी बॉल ने मूवी बनी थी इसके ऊपर, रियल स्टेट बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर के, इसमें यूएस क्राइसिस में था। तो क्या यूएस ख़त्म हो गया? आज क्या यूएस की इकॉनमी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है कि नहीं? चाइना ओवरकम कर देगा बट है कि नहीं? ऐसे तो फिर यूएस को इंडिया के नीचे आना चाहिए था। इट्स ए रिकरिंग साइकिल। सवाल ये पैदा होता है, क्या आपके अंदर उस टाइम तक डैमेज खाने कैपेसिटी है या नहीं? एज सिंपल एज दैट। व्हाट्स योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी? अच्छा, तो आकर्ष, टेल मी समथिंग मोर अबाउट कोई ऐसी स्ट्रीम्स जो हैं, जो कि स्पेशल स्ट्रीम निकलती रहती हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, या फिर तुम्हारे फेडरल लेवल पे भी हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो बाहर से इंटरनेशनल जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कि जिनके थ्रू इट्स गोना बी इजी फॉर देम टू अप्लाई एंड इट्स अ श्योर शॉट कि हाँ दे गोना गेट देयर PR आफ्टर 2 years और 3 years डाउन द लाइन? श्योर शॉट तो देखो कुछ नहीं है, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। ये अगेन ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के चोचले हैं कि भाई श्योर शॉट, वो तो यही बोलते हैं आपकी आप हमारे से फाइल लगवाओ, आपकी PR तो हम लगवा के देंगे, ऐसा ये बोलते हैं वो लोग। उनके दद्दा नहीं बैठे लगवाने के लिए। आइल्स तक समझ में आता है मुझे, उसके ऊपर समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। श्योर शॉट कुछ नहीं है, बट हाँ स्कीम्स हैं, ईजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं, उसको हम ब्रेक डाउन ज़रूर कर सकते हैं। पहले तो एक स्टेम स्कीम चल रही है आजकल, इस पर एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है साहब। इंटरनेट पे मैं देख के परेशान हो गया, लोग ऐसे भाई साहब नाच रहे हैं, स्टेम आ गया तो सबका PR हो गया, अपने कोर्स कर लिया। भाई साहब पढ़ तो लो, लिखा गया है, स्टेम है क्या? स्टेम का मतलब क्या है समझिए आप। स्टेम स्कीम की मेन रिक्वायरमेंट तो ये है ही नहीं कि आपने कनाडा में उस पर्टिकुलर या आपके बैकग्राउंड में उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी। वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। और वर्क एक्सपीरियंस में क्या रिक्वायरमेंट है? फिर वही चीज़। अब लोग कह रहे हैं साहब मैं इंडिया में 4 साल इंजीनियर था, मैं तो मतलब रिक्वायरमेंट मेरी मीट हो गई। क्या लिखा है? मिनिमम 8 से 12 महीने, सॉरी 6 से 12 महीने, मिनिमम 6 से 12 महीने आपने 21 प्रोफेशन की लिस्ट है, सॉरी 24 प्रोफेशन की लिस्ट है, उस लिस्ट के डेजिग्नेशन पर कनेडियन कंपनी में काम करा होना चाहिए। कनेडियन कंपनी में या फिर इंटरनेशनली भी कहीं पे भी? जब आप स्टेम में आप इसमें आते हो, इसमें वो प्रायोरिटी जिसको होती है कनेडियन एक्सपीरियंस को होता है, पता क्या होता है, ये लिखी नहीं जाती। कुछ लोग ये समझते हैं कि साहब अरे ये कहाँ लिखा कनेडियन, एक परसेप्शन। जब आप अपनी प्रोफाइल लगाते हो ना भाई साहब, आपका एक पॉइंट्स होता है, बंदा ये देखता है कि यार ठीक है इतना बेवकूफ़ कोई नहीं बैठा, इमेज कुछ स्पेशल स्ट्रीम होती है ना, कनेडियन एक्सपीरियंस एक वर्ड निकल करके आ रहा है।
अगर आपकी प्रायोरिटाइज में आपकी एक्सपीरियंस कैनेडियन है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपको कोई लिख के नहीं देगा, ये बट ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है जो आपको समझने की आवश्यकता है। मतलब टॉप प्रायोरिटी इज कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड देन आपका एनी डे फॉरेन एक्सपीरियंस देन ऑब्वियसली जब आप रह रहे हो, अरे यार उनको एक बंदे को स्पॉन्सर करना ना आता, यहाँ काम तक नहीं करा और उसको करना जो कि 1 साल से काम कर रहा था, मैं किसको ट्रस्ट में किसमें करूँगा पहली चीज़ तो वो उसके ऊपर है। तो लेट्स गेट इट वेरी क्लियर गाइस, ओनली यू कैन अप्लाई इन इट अंटिल यू हैव एम्प्लॉयमेंट फर्म दैट 24 प्रोफेशंस। आप उनमें नहीं हैं, आप नहीं कर सकते। आप उनमें आपने उतने महीने काम नहीं करा तो भी आप नहीं कर सकते। केवल इंजीनियरिंग बीटेक करके इंडिया से या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रीम करके आप सोच रहे साहब अब तो मेरा काम हो गया, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल ये रील डाल के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, स्टेम हमने एक्सप्लेन करा, क्लियर करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी होगी बहुत बेसिक सीसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसके अंदर बेसिकली आप आते हो, अपने पढ़ाई करते हो, 960 980 आवर्स वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो, मोटा मोटा 8 महीना 6 से 8 महीना फुल टाइम आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो। किसी नॉक या टीयर में 1 2 3 0 1 2 आप में दिखाते हो, नॉट 3 0 1 2 आप दिखाते हो, आप अपना प्रोफाइल लगाते हो, आपका हो जाता है। प्रॉब्लम इस समय इसमें ये है कि सीसी के ड्रॉ नहीं निकल रहे हैं, कंबाइंड ड्रॉ निकल रहे हैं। सीसी का ड्रॉ इंडिविजुअली निकलता रहा बिफोर कोविड, मेरा मानना है, चाहे जुलाई या फिर फरवरी 21 में आखिरी अब 20 में निकला था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 486 के आसपास या 480 के आसपास वो निकला था इंडिविजुअल ड्रॉस। एफएसडब्ल्यूपी और सीसी अलग निकलता था। नहीं, इंडिविजुअल ड्रॉस के तो स्कोर भी बहुत कम जाते थे। एग्जैक्टली। सीसी का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 2019 से 21 या 20 जब तक वो चला, उस टाइम फ्रेम के अंदर सीसी एवरेज 390 तक जाता था, एवरेज 390 कुछ नहीं होता साहब, 390 आइल्स में लोग ले रहे हैं, 390 लाइक बहुत ज़्यादा था, और सीसी में भर के झोला भर के पीआर निकलती थी। आई गेस यही एक रीज़न हुआ, मे बी शायद उन्होंने ना निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न वाज कि सीसी के अंदर दो चीज़ें फंसी, दो तीन चीज़ें फंसी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे, प्लस सीसी के अंदर प्रॉब्लम ये है, कभी ना ऐसा करना, आप ना कभी वेबसाइट खोलना, सीआरएस की पूल की एक वेबसाइट, बेसिकली सीसी में आपको समझ में आता है कि भाई किस पॉइंट में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, या वेबसाइट पर आता है, सीआईसी की वेबसाइट पर आता है। मेजॉरिटी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर अबाउट 300 एंड शायद से 60 to 420 430 की रेंज के अंदर बहुत एप्लीकेंट्स हैं साहब, सबसे ज़्यादा। वो कौन है? सीसी के भरोसे बैठा। रीज़न ये है कि अब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इतना इजी नहीं है कि केवल 350 पे पीआर दे दें। क्यों 350 का मतलब क्या होता है? आइल्स का ढंग का स्कोर और आपका शायद कोई नॉर्मल एक कुछ सवा, उसके बहुत मैंने भी ज़्यादा ही ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो 12th के बाद भी बन जाता है 350, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने डिप्लोमा करके 350 बना सकते हो। तो उनको वो बेसिकली उससे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो रहा था। उनको चाहिए था कि हमें चाहिए प्राइम क्या आएगा उन्होंने कहा 490 आपका कब बनेगा, कभी कैलकुलेट करना है आपका, पहली बार आइल्स अच्छा हो, लाइक एटलीस्ट 7.5 से ऊपर हो, मैं तो 8 से ऊपर मानता हूँ कई केसेस में, आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 साल कैनेडियन एक्सपीरियंस है और 1 से 2 साल का आपका बाहर का एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं है तो आपकी डिग्री बहुत हैवी होनी चाहिए, या फिर आपको फिर वो लेना LMI लेना पड़ेगा, तब इतनी मेहनत करके आप 490 बनाते हो। 350 में क्या रखा था, मतलब कहने का मतलब पूरी क्रीम आती है। एग्जैक्टली राइट। आपने वो देखा कि भाई मेरा पूल किस तरफ जा रहा है, मैं क्यों लाऊं, मेरे को जब पता है कि भाई मैं क्यों 350 के पीछे बैठूं, मेरे टारगेट तो उसमें भी मीट हो रहे हैं, 490 में बंदे बैठे हैं लेने को, तो मैं क्यों प्रायोरिटी उन्हें ना दूं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कोविड आ गया था तो इनको बंद करना पड़ा था, टेम्परेरी प्रोविजन था बट वो आज तक टेम्परेरी है, वो उसको फिर से कंटिन्यू नहीं करा, वो मुझे लगता भी नहीं है कि अभी कंटिन्यू होगा। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ सीसी के कंटिन्यू ना होने का रीज़न ये भी था कि बहुत ज़्यादा ब्लू कॉलर जॉब्स में, खासकर ओंटारियो जैसी प्रोविंस के अंदर, लोग रेस्टोरेंट में ही घुस रहे थे। बेसिकली सीसी में दिक्कत ये भी आ रही थी कि मेजॉरिटी जो कि जॉब एप्लीकेशन थी वो एक पर्टिकुलर जॉब सेक्टर से निकल रही थी, बाइफर्केशन नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि ज़्यादातर बच्चे करते थे, अपना गए किसी रेस्टोरेंट का स्टूडेंट ज्वाइन करा, 1-8 साल काम करा, सुपरवाइज़र बने, वहीं से करके नॉक बी में फाइल लगा दें। दिक्कत क्या आती थी, उनके पास हायरिंग कैपेसिटी है लेकिन छोटे लेवल पर, राइट, 10-12 बंदे हायर करे रेस्टोरेंट में, उनको मान लो 2 को पर ईयर 6 महीने में उन्होंने निकाल के दे दिया, तो इसके कारण ना बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक सेक्टर क्राउड बनना शुरू हो गया था। तो सीसी में भी ये भी एक दिक्कत आई। पहले ये हो गया सीसी। नंबर 3 आपका FSWP, जो कि सबसे आई थिंक
बेसिक आप इंडिया से भी बैठ के या पाकिस्तान, आप कहीं से बैठ के दुनिया में अप्लाई कर सकते हो। आउटसाइड कनाडा जो भी बंदे आउटसाइड अप्लाई कनाडा करते आप हैं दे अप्लाई कम कर अंडर सकते हो। एफएसडब्ल्यूपी, राइट? इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है एफएसडब्ल्यूपी में, कई लोगों ने पता है नोटिस नहीं करा। क्या है? मैं आपको बताऊँ, हम आपके चैनल पे बताते हैं, जिनको पता नहीं पता उनको हम ब्रेक करते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐड होने लगा एफएसडब्ल्यूपी में। रियली? इधर आपने रेस्टोरेंट्स में किया हो या फिर? वो इतना डिटेल्ड अभी इसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, बट आपका एज अ स्टूडेंट आपका ऐड होना शुरू हो गया पीआर की आपके जो भी आवर्स थे दे गोना बी काउंटेड टुवर्ड्स योर पीआर। और जिन लोगों ने अभी काम करा है ना, जिनकी वर्क आवर लिमिट हटी थी, इनके बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तो 20 कर रहे थे, अब इन्होंने करा भाई साहब 40-50 घंटे मल्टीपल जॉब्स में इफेक्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि साहब सीसी में रीज़न ही होगा, फिर आपकी फ़ाइल आपसे पूछता है आपके स्ट्रीम में अप्लाई करोगे, आपको एफएसडब्ल्यूपी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका रिस्क भी है, फ़ायदा भी है, दो चीज़ें समझते हैं। फ़ायदा और रिस्क क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस आपका एक्स्ट्रा हो गया बेसिकली। अगर आप 1 साल लिखते हो, शायद आप 1 साल 8 महीना लिखोगे या 1 साल 1.5 साल लिखोगे, तो आप उसको वो चेंज कर सकते हो। फ़ायदा आपको शायद 5-10-12 पॉइंट का अंतर पड़ जाए। नुकसान ये है कि अगर आपकी फ़ाइल जल्दी नहीं आई, फिर आपका एफएसडब्ल्यूपी में ट्रीट होगा, मतलब आपका आउटसाइड कनाडा ट्रीट स्टेटस होगा। नहीं, ड्रॉ तो आएगा, बात वो नहीं है। बात ये कि अगर सीसी बाइफरकेशन हट गया तो फिर आपको बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि सीसी नहीं चला जाएगा फिर, तो आप एक्सपीरियंस क्लास में नहीं आओगे। ये बाइफरकेशन है, लेकिन फ़ायदा है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, डू इट, कोई इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बट एफएसडब्ल्यूपी काउंट कर रहा है, तो फेडरल आपकी एफएसडब्ल्यूपी होगी, जो कि आप अपने घर से बैठ के आज इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, कहीं से अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें अपना आइल्स चाहिए, अपना जॉब एक्सपीरियंस, बिना जॉब एक्सपीरियंस एफएसडब्ल्यूपी अप्लाई ना करें, कोई मतलब ही नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बोझा बढ़ाने का। एफएसडब्ल्यूपी बिना जॉब एक्सपीरियंस के अप्लाई मत करो, और वो भी नॉक में, इंडिया पाक जहाँ भी अपनी आप जॉब कर रहे हो, अपना डेजिग्नेशन को मिला के देखो आप किस नॉक लिस्ट में आ रहे हो, सर्च कर सकते हो, पूरा डेटाबेस है, और आपका जो आ रहा है आप उसमें अपनी फ़ाइल लगा के आप बैठ जाओ शांति से। जब आपका ड्रॉ आएगा आपको आईटीए आ जाएगा, आया है नहीं है। तीन स्ट्रीम हो गई। चौथी ये है बहुत पॉपुलर एआईपी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, मैं इसको बुलाता हूँ पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए 4 प्रोविंस कवर होती है, न्यू ब्रांशविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, आपका प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स एंड आपका वो नोवा स्कोशिया। 4 प्रोविंस हैं, ठीक है। सिस्टम ये है इसके अंदर कि आपने अगर उन प्रोविंस में से बेसिकली आपको वही जो आपका सीएससी का होता है मोटा 960 और 60 महीने के आसपास, आपको उनकी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों, उनका बेसिकली आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ आप काम करने चाहिए। वो एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स आपकी एआईपी, वो एम्प्लॉयर सर्टिफाई करेगा आपको टुवर्ड्स एआईपी, तो आपकी पट से पीआर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सिस्टम सेट है आपका। लेकिन ज़्यादातर ये ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए। इसके अंदर एक चीज़, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए इट्स नॉट गोना बी इजी, क्योंकि एक कंपनी जहाँ पे भाई लाखों लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक को क्यों स्पॉन्सर करेगी? उसका क्या तुम ऐसा दे रहे हो कि तुम कौन से उनके सीईओ बैठे हो। ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए बहुत फ़ायदा है। जो लोग मान लो क्या कहते हैं किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं, मतलब XYZ गैस स्टेशन पे काम करें, पर उनका एम्प्लॉयर लिस्ट में होना चाहिए, उसने पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, और दूसरी बार आपको क्या कहते हैं उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन कि आपको दे साइन करके, उसका सॉर्ट ऑफ LMI होता है, बट इवेंचुअली LMI आपको पॉइंट में ना श्योर शॉट की अलग से स्ट्रीम ही निकाल दिया जस्ट टू फुलफिल उनकी, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके अंदर ना ब्लू कॉलर पॉपुलेशन कम है, राइट, ब्लू कॉलर वर्कर्स उन्हें चाहिए। इसमें एक पेच अड़ता है, अगर आपने इन 4 प्रोविंसेस से अपनी आखिरी पढ़ाई करी है मिनिमम 1 साल कोर्स की, तो आपको 8 महीना वेट नहीं करना, आप निकलते ही अप्लाई कर सकते हो, और आपका एम्प्लॉयर है तो राइट आफ्टर यू डन विद योर स्टडीज तुरंत आप। लेकिन 2 कंडीशन है, पहला आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए, दैट्स ओके। अगर आप मान लो जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में काम करूँ बीइंग अ स्टूडेंट, मैं 2 साल से पढ़ाई के बीच में मैंने बोला यार दे दो, मेरा अच्छे टर्म से उसने मेरा काम देख के दे दिया, वो वेट भी नहीं करना, हैव अ जॉब एंड 8 महीना वेटिंग पीरियड, आपने वहाँ पे स्टडी करी है उन 4 प्रोविंसेस में से, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। अगर आप बाहर से आ रहे हो, मान लो ओंटारियो से शिफ्ट होकर जा रहे हो, तो आपको काम करना पड़ेगा, राइट, फिर आपको यू हैव टू शो द आवर्स, राइट, करनी पड़ेगी। नंबर 4 ही हो गए। नंबर 5, एक रिसेंट में एक बहुत इमिग्रेशन स्कीम निकली है, बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है, आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी तुम तक साझा कराई जाए। एक नई स्कीम निकली है जिसके अंदर बेसिकली कम्युनिटीज़ इमिग्रेशन प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ, इसका कुछ एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, कम्युनिटीज़ बेसिकली 4 या 5 कम्युनिटी आइडेंटिफाई करी गई है। समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। मूजजा इन सस्कैचुअन,
शहर है एक, सैस्काटून शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज का कैंपस है। आपका विनिपेग की एक कोई मैनिटोबा में एक जगह है, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर विनिपेग है यानी एक जगह है। ऑन्टारियो में शायद से थंडर बे है, हाँ थंडर बे है ऑन्टारियो में अप नॉर्थ, और एक कोई और जगह है मेरे को ढंग से याद नहीं है। इसका लोग देख लें, मैं आपको मोटा समझा रहा हूँ। इन 4 कम्युनिटी, इन 4 शहरों में अगर आप काम कर रहे हो और उस शहर की कम्युनिटी बेसिकली मतलब जो आपकी काउंसिलशिप होती है, जैसे मेयर होते हैं, अगर वो कम्युनिटी आपको स्पॉन्सर कर दे, उस शहर की काउंसिल कि साहब ये बंदा हमारे शहर में ये काम करता है, हमें इसका काम हम, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा बंदा है, पीआर, ये भी एक नई स्कीम निकली है, ये लोगों को नहीं पता, सीरियसली नहीं पता लोगों को साहब। इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं करा उन्होंने, कुछ भी कर रहे हो आप उस कम्युनिटी के पार्ट हो। मतलब बेसिकली बात यह है कि आप भाईचारे से रह रहे हो, यूर अ गुड सिटीजन। आप वहाँ पे कुछ ऐसा उनके लिए कर रहे हो जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई आईटी कंपनी, मान लो मूज जाओ, बहुत बहुत छोटा शहर है भाई साहब, मूज जाओ में 2 बस चलती है गिनती की मुश्किल से, बहुत छोटा, और बहुत मतलब 4 किलोमीटर शहर पार कर दो आप, बहुत बढ़िया ना, बहुत छोटा सा गाँव मूज जाओ। अब मान लो वहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ी, मान लो आपका कार मैकेनिक की भाई साहब आपने बिजनेस डाल दिया, फिर आप बहुत बड़े मैकेनिक हो, कितने घर होंगे वहाँ पे, 10,000 20,000, कितनी गाड़ी होगी। मान लो आपको सब जानते हैं भाई बढ़िया मैकेनिक है, आपको नाम से जानते हैं, सबके अच्छी बोलचाल है, आज सोसाइटी में कम्युनिटी, आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेकर के अपने पीआर डाल सकते हो। ये तो बहुत ईजी है। लाइक जो हमारे स्टूडेंट्स Easy and difficult. इन प्रोविंसेस में, सॉरी इन शहरों सिटीज़ में रह रहे हैं, Province एंड उनके पास अगर लाइक इफ़ दे हैव दिस एक्सेस कि वो अपने मेयर से या फिर जो भी वहाँ के बंदे हैं, हेड ऑफ उनकी कम्युनिटी, उनसे जो भी लिखवा लें, मतलब बेसिकली कम्युनिटी से उनको उनसे अगर वो लिखवा कम्युनिटी सकें से मेरे को नहीं लगता है एक बंदे से तो क्या ही मांगोगे, मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि ये भी आप कुछ recently ऐसा, आई है इसकी? बहुत रिसेंट स्कीम आई है, मतलब आप कुछ ऐसा उनको दे रहे हो सामने से। इसके अंदर बहुत बहुत छोटा कोटा है, क्योंकि सबको पता है कोई ऐसे नहीं देता, बट भाई हो सकता है कोई वीडियो देखने वाला, कोई किसकी किस्मत चमक जाए, कोई कर रहा हो। प्लस ये भी तो है ना कि इतने छोटे शहर हैं कि आइडेंटिफाई You can even ऐसे try. छोटे शहर करेंगे जिनको आप शायद नाम से जान लो लोग। एग्जैक्टली ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई किया है, शायद न्यू ब्रंशविक में भी एक शहर है, मुझे नहीं पता, 4 या उससे ज़्यादा कुछ शहर, कुछ बट ऐसे हैं। यू कैन एटलीस्ट ट्राई, राइट? Communities, अगर of आप course. मान लो इस छोटे शहर में रह रहे हो एंड यू आर नॉट अ पीआर, सो यू कैन एटलीस्ट ट्राई। तुम अपने जो भी तुम्हारा मेयर है या फिर उस शहर का जो भी हेड है, तुम उनके पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ एंड आई विल लिविंग हियर आप फॉर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एक्सप्रेस उनको एंट्री बोलो। में, देन आप उससे फाइल कर सकते हो। और जितना शायद मुझे पता है, मे बी मैं इसमें गलत हूँ, मैं नहीं कहना चाहता चैनल पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिटेल मेरे दिमाग से निकल रही है, शायद इसमें प्रोफाइलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ है इसमें, बहुत एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन। मैं शायद डायरेक्ट कुछ सिस्टम बनाया इन्होंने कि आप डायरेक्ट डाल दो कुछ, इसमें वो भी नहीं फंस रहा मामला। शायद इसमें आइल्स का भी चक्कर नहीं है, आई एम नॉट श्योर अगेन, हो सकता है हो सकता है ना हो, मे भी नहीं है। और वो हम इस पे अलग से इस बारे में हम लोग, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इस पे yes. अलग से वीडियो बनाएंगे, कुछ बहुत ही धमाकेदार चीज़ है, कई लोगों को नहीं पता, शायद मेरे को भी नहीं पता था सीरियसली, Exactly, टू बी right? रियली ऑनेस्ट, तो मेरे को नहीं इस पता पे था कुछ इस बारे में। शायद ये होता है, लोगों को शायद कुछ हेल्प मिले, इस पे वीडियो बनाएंगे अलग से। उसमें मैं एक बार दोबारा इसको देख के आऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एग्जैक्ट डिटेल मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है क्या, और इस बहाने शायद से आप बेसिकली बता सकते हो कि बारबेक्यू हो रहा है ब्रो, बढ़िया वाला, मे बी बगल वाले घर में आवाज़ तो आ रही है, नहीं Right. दे दो यार। एनीवे तो ये हमारी एटलीस्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑल अराउंड 6 स्कीम्स। अभी 5 7वीं बहुत Yes. जनरल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें कोई सेंस नहीं बनता जाने का। 2-3 स्कीम और पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी में निपटाते हैं, कोई सेंस नहीं है इसमें, सबको पता है सब क्या है इसमें, कुछ मैं नई जानकारी नहीं दे दूंगा कि लोगों के भाग्य खुल जाएं। हाँ, अभी जो बताई थी वो ये तो और बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टेम important और है। एआईपी ज़रूरी था मिस क्लियर करना। अगली आपकी बेसिक पीएनपी हो गई, कुछ ऐसी पीएनपी चल रही है, व्यूअर्स हमें थोड़ा सा माफ़ करें, इस समय इतनी बढ़िया गाइस खाने की स्मेल आ अभी रही है, एक्चुअली हम यहाँ पे बैठे हैं एंड इट्स स्मेलिंग सो गुड, आई डोंट पता नहीं नो क्या पक रहा है। कोई तो आसपास बारबेक्यू कर रहा है या फिर कुछ बना रहा है। एनीवे, थोड़ा besides सा- the point, थोड़ा सा माफ़ करें। यस, सो यारों मुझे लास्ट माफ करें। आपकी जो हाँ, तो आपकी schemes कुछ थी, पीएनपीज हो गए, नॉमिनेशन प्रोग्राम हो गए। पीएनपी बेसिकली स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली आपको स्टेट नॉमिनेशन करता है, कुछ कुछ उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, कुछ आपके वहाँ की स्टडी हो, जैसे SINP है, सस्कैचुअन का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर आपका ये कि साहब आपको वहाँ से पढ़ाई करी होनी चाहिए, वहाँ पे आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका वहाँ का एम्प्लॉयर होना चाहिए, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है।
हो जाती है। एक होगा ब्रिटिश कोलंबिया का टेक पीएनपी है, इसके अंदर अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर तो आपको पीएनपी मिलती है, कुछ सिलेक्ट, उसकी भी एक लिस्ट निकली हुई है, लेकिन बहुत अच्छी पीएनपी है वो, मतलब बहुत ही, जो लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो पीएनपी बीसी में अगर है वो ब्रिटिश तो कोलंबिया बहुत अच्छी पीएनपी है वो। बहुत लोगों का मेरे जान पहचान में भी जिनका बहुत बहुत प्यार हुई है उससे, ठीक है, ये हो गया। और आपकी ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी हो गई। एक आपकी फ्रेंच क्यूबेक की है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आपकी फ्रेंच रिक्वायरमेंट आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, क्यूबेक में आप रहते हैं, तो आपकी क्यूबेक में अदरवाइज बहुत मुश्किल है पीएनपी होना, वो है। तो ये हो गया आपकी शायद 10वीं स्कीम हो गई, आप ये कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट LMIA तो क्या तो एक्सप्रेस एंट्री का बेसिक सिस्टम हो गया, तो मतलब मोटा मोटा आप ऐसे 8-10 स्कीमों को आप पकड़ सकते हैं। स्कीम बहुत सारी हैं साहब, अनगिनत स्कीम है, मैं बताऊँ। एक आध स्कीम शायद उसके लिए भी है, नदर्न स्टेट्स के लिए, यूकॉन और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज की, वहाँ तो कोई नहीं है। आर्कटिक रीजन में जो आता है, आर्कटिक रीजन के लिए भी एक अपनी स्कीम था, बट वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएगा तो कि सेंस नहीं बनता। तो बेसिकली ये आपकी स्कीम थी। राइट। सो आकर्ष, थैंक यू सो मच ये सारी स्कीम्स डिस्कस करने के लिए आज। एंड जो नई स्कीम बताई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, एक नई स्कीम है एंड फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई गेस एक प्रॉब्लम और भी जो मुझे फील होता है इसमें होती है कि लोग क्या करते हैं, आपने अभी मेरे को बैठे बैठे 10 स्कीम गिनवा दी, राइट, बट स्पेशली इंडियन स्टूडेंट दे रिलाई टू मच ऑन देयर व्हाट डू यू कॉल देम, देयर इमिग्रेंट कंसल्टेंट्स, राइट। वो उनको 2-3 चीज़ें बताते हैं कि आप ये करो, एंड वो अपने एंड से बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते हैं, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड एवरीबडी जो भी कनाडा आ रहा है फिर कहीं भी जा रहा है, बट मेक श्योर यू आर डूइंग योर ओन होमवर्क, राइट। जैसे आपने बताया भी, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी 2-3 स्कीम्स के बारे में नहीं पता था। अब आफ्टर दिस मैं जाके उसके बारे में रीड करूँगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में वी कैन डिस्कस अबाउट इट। बट या थैंक यू सो मच आकर्ष मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और मेरे व्यूअर्स के साथ भी। एंड सो आई थिंक दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द पॉडकास्ट, राइट। अच्छी बात है, हमने आई कैन आपके इस वीडियो के अंदर कवर करा हमने स्टूडेंट्स के बारे में, कोटास के बारे में, इमिग्रेशन स्कीम्स के बारे में। बेसिकली ये वीडियो मैं कहूँगा इमिग्रेशन ओरिएंटेड थी, तो शायद ये थी। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, हम यहाँ की इकोनॉमी को बात करेंगे, क्योंकि देखो एक बहुत ज़रूरी चर्चा ये है जो कि हम आगे वाले वीडियो में हम चाहते हैं हम लोग लाएं, वो ये है कि स्टूडेंट्स को बेसिकली यहाँ की ना गणित समझाना है, बजट समझाना है, राइट। बेसिकली मतलब कितना पैसा लग रहा है, क्या इकोनॉमिक्स, जिसको बहुत चीज़ें हैं जो कि बच्चे सीख के नहीं सीख के आते। बच्चों को लगता है भाई GIC हो गई, वहाँ चल के जॉब कर लेंगे। बेसिकली बच्चों को ये समझाना है कि भाई साहब पैसा कैसे समझते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो। अगर आप ये समझ में आ गए तो आपका बहुत अच्छा मामला है। और क्योंकि आप और मैं करके निकले हैं मनी मैनेजमेंट, तो हमें पता है ये भाई साहब कैसे, अपने एक्सपीरियंस है वो हो गया। अब लोग बोले भाई मैं पॉलिटिक्स का मतलब, आप जिस देश में आ रहे हो पॉलिटिक्स से ही सब, अगर आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं होगी ना तो आप सिचुएशन के एडवांटेज नहीं ले सकते। अभी हमने पिछली वीडियो में एक बात करी थी, जो व्यूअर्स देखेंगे, कि इलेक्शन के आसपास क्या स्कीम आई जा सकती है। अगर मेरे को पॉलिटिक्स का पता नहीं होता तो मैं कैसा, अरे मेरे 2025 मुझे क्या पता, मैंने फेडरल इलेक्शन हो रहा है, राइट फेडरल इलेक्शन, यू हैव टू हैव द ओवरऑल नॉलेज, तभी तो आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे। आप आइल्स लेके बैठोगे कि साहब चलो कोई स्कीम आ गई तो पट से अप्लाई तो कर दूं, कि तब मैं बुकिंग करूंगा। जैसे TR to PR ओवरनाइट आ गई थी, तब कई लोगों ने तो कर दी, तो अकलमंद है। और भाई साहब डेट्स नहीं मिल रही, लोग आइल्स बुकिंग कर रहे हैं, वो हो गया। तो ऐसे और भी आई थिंक कुछ सामाजिक, फिर हम कुछ सोशल मुद्दों पे बात करेंगे, थोड़ा रेसिज्म पर आएंगे, कुछ ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिन पे शायद बच्चे जानना चाहेंगे, उस पर बात करेंगे। और एक वीडियो बनाएंगे थोड़े हमारे सीनियर लोगों के लिए, जो कि बेचारे या मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे गलत ना ले, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ही एकदम जूझ के इंडिया से आ रहे हैं, 30-32 साल के लोग हमारे थोड़े से बुजुर्ग, तो उन पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितनी जब हम ज़्यादा बात करते हैं ना, लोग यंग लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। हमारी कई स्पेशली कनाडा में आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं इफ यू आर अबव अ सर्टेन एज, 28 के बाद से आपके 5-5 पॉइंट पर ऐसे गिने, राइट। तो और प्लस अकेले पॉइंट नहीं है, पर उनकी इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर 30 साल के आदमी के लिए एक पूरा नया कल्चर जानना, एक नई लैंग्वेज समझना। लैंग्वेज इंग्लिश इट्स नॉट ईजी, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश के डायलेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्लस 30 साल की उम्र के बाद एक टिम हॉर्टन्स में कैसे काम करे बीइंग अ स्टूडेंट, वो जो इंटीग्रेशन बेसिकली जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सीखना, उस पे बात करेंगे।
उनके लिए भी थोड़ा बनाए, उनको भी लगे कि हम लोग थोड़े उम्रदार हो गए तो क्या तूने बात ही करना बंद कर दी। नहीं for sure. Next time brother, thank you, appreciate that. Alright man, Love you bro. love you.